नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ वह समाजशास्त्र का टॉपिक है। और समाजशास्त्र के अंतर्गत हम लोग R.K. मर्टन के बारे में पढ़ेंगे और उनके कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मतलब कम शब्दों में उनके सिद्धांत को जानने की कोशिश करेंगे कि उनका सिद्धांत क्या है। और अगर आप लोग को हर एक सिद्धांत का हर एक थ्योरी की डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो हर एक थ्योरी की मैं डिटेल वीडियो भी लेकर के आऊँगी। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और प्लीज़ जो आसपास की आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। R.K. मर्टन पार्सन्स के शिष्य एवं सिरोकिन के सहयोगी थे। मतलब इनके जो गुरु थे वो पार्सन्स थे और इनके जो सहयोगी थे वो सिरोकिन थे। और इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपना शोध कार्य किया, वहीं से उन्होंने रिसर्च कार्य किया था। और 1941 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया था। और ये प्रकारवादी विचारक माने जाते हैं, लेकिन पार्सन्स गुरु का प्रकारवाद सिद्धांत को नकार दिया, उसकी आलोचना की। मतलब ये प्रकारवादी विचारक माने जाते हैं, लेकिन इनके जो पार्सन्स गुरु थे उनके सिद्धांत को इन्होंने नकार दिया। मतलब हैला, लेकिन उनके सिद्धांत को नकार दिया। और क्यों उनके सिद्धांत को नकारा, यह इस वजह को भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और ये बताते हैं कि मतलब पार्सन्स का जो सिद्धांत है उन्होंने यह दिया कि समाजशास्त्र मतलब सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत, मतलब समाजशास्त्र के अंतर्गत हम सबका अध्ययन कर लेंगे, ये इनका सिद्धांत था पार्सन्स का। लेकिन ये मर्टन कहते हैं कि समाजशास्त्र इतना परिपक्व नहीं हुआ जो महान या बड़े सिद्धांतों को स्वीकार कर सके। किसी एक सिद्धांत से दुनिया के सभी सिद्धांतों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। मतलब इनका कहना है कि समाजशास्त्र अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि हम दुनिया के सारे सिद्धांतों को एक साथ लेकर के पढ़ सके। और अभी इतना छोटा भी नहीं हुआ है कि मतलब कि इसमें किसी एक सिद्धांत से हम दुनिया के सभी सिद्धांतों का अध्ययन कर सके। तो हम किसी एक सिद्धांत को लेकर के नहीं नकार सकते हैं, ना इसकी आलोचना कर सकते हैं। तो और इसी संदर्भ में इन्होंने एक मध्य स्तरीय सिद्धांत दिया है। इन्होंने इन दोनों के बीच में जो खाई है उसको पाटने के लिए या उस दूरी को पूरा करने के लिए मध्य स्तरीय सिद्धांत की थ्योरी को स्वीकार किया है और उसे बताया है। इसी संदर्भ में इन्होंने विचलन, विसंगति, एनोमी, विसमानता, प्रतिमानहीनता के सिद्धांत को दिया है। और इसकी ये पांचों नाम एक ही सिद्धांत के हैं। तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत हुआ कीजिए कि हाँ ये अलग अलग सिद्धांत हैं। तो अब इसकी अवधारणा सबसे पहले दुर्खीम ने दिया था। वो बताते हैं कि वह स्थिति जिसमें व्यक्ति पर सामाजिक नियंत्रण या मानदंडों का अभाव होता है तो वह विचरण विसंगति उत्पन्न होती है। ये जो डिफिनेशन है ये इन्होंने दुर्खीम ने दी थी। और लेकिन इसकी विस्तृत व्याख्या मर्टन ने किया था। मर्टन बताते हैं कि इसका विस्तार वर्णन मर्टन ने किया था। मर्टन कहते हैं यह एक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है जो साधन साध्य के बीच असंगतता जब साधन और साध्य के बीच असंगतता आ जाती तो विचरण की स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब जब दो चीज़ों के बीच में इनबैलेंस आ जाता है, असंतुलन आ जाता है। और मर्टन ये भी बताते हैं कि जब दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस आ जाता है तो उनके डिफरेंस को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए तब जो डिफरेंस होता है वह स्थिति विसंगत या विचरण की स्थिति कहलाती है। और
मर्टन ने इस सिद्धांत के दो आधारभूत तथ्य बताए हैं। तथ्यों में उन्होंने बताया सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन को बताया है। वे बताते हैं कि प्रत्येक समाज में कुछ सामाजिक सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं। मतलब हर समाज में कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं और उनको पूरा करने के संस्थागत साधन होते हैं। जब दोनों के बीच में संतुलन भंग हो जाता है तो विसंगत की स्थिति उत्पन्न होती है, सामाजिक संरचना में ही निहित होती है। मतलब जैसे किसी को एडमिशन लेना है किसी कॉलेज में, दो लोग हैं और एक मतलब उसकी नंबर मेरिट की बेस पे एडमिशन होना है, तो एक के नंबर अच्छे आए हैं और दूसरे के नंबर कम अच्छे आए हैं, तो क्राइटेरिया यही होगा कि जिसके नंबर अच्छे हैं उसको एडमिशन मिलना चाहिए, जिसके नंबर अच्छे नहीं है उसका एडमिशन नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जिसके नंबर नहीं अच्छे हैं तो होता ये है जिसके नंबर कम अच्छे उसका एडमिशन हो जाता है और जिसके नंबर अच्छे हैं उसका एडमिशन नहीं होता है। तो यहाँ पर एक विचलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और आप लोग इस थ्योरी को अगर अच्छे से समझेंगे आप लोग को ज़रूर समझ में आएगी, क्योंकि बस यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में जब इनबैलेंस होता है तो वहाँ पर विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है, यही बताया गया है। और इसकी कुछ 5 दशाएं बताई गई हैं। एक अनुकूलन है, दूसरी नवाचार है, तीसरी संस्कारिता है, चौथी प्रत्यावर्तन, 5वीं विद्रोही। ये 5 इसकी दशाएं बताई गई हैं। मतलब इन दशाओं की वजह से इन दशाओं में विचरण की स्थिति उत्पन्न होती है। और अब हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में उनका जो अगला सिद्धांत है प्रकारवाद, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सिद्धांत सर्वप्रथम मैलिनोवस्की एवं ब्राउन ने दिया था, इसकी अवधारणा दी थी, और लेकिन इसका संशोधन मर्टन ने किया था। और इन्होंने जो प्रकारवाद में इन्होंने एक जीव की तुलना सावयव की तुलना समाज से की है। वो कहते हैं जिस प्रकार से एक जीव होता है उसके अपने बॉडी पार्ट्स होते हैं और ठीक उसी प्रकार से समाज की भी अपनी संरचना होती है, इकाइयाँ होती हैं और हर जो जीव होता है उसके हर बॉडी पार्ट का अपना काम अलग अलग होता है और अपना महत्वपूर्ण कार्य होता है। और ठीक उसी प्रकार से समाज की हर एक प्रत्येक इकाई का, हर एक संरचना का अपना अलग अलग कार्य होता है। और कभी कभी जीव के किसी एक भाग के नष्ट हो जाने से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। मतलब जैसे कि किसी एक इंसान है, उसके हाथ पैर में से किसी का हाथ चला गया तो पूरा शरीर प्रभावित हो जाएगा। और प्रभावित होने के चक्कर में तो काम शरीर जरूर करेगा, लेकिन जैसे एक हाथ का काम था तो उस एक्स्ट्रा काम का हाथ पैरों पे पड़ जाएगा, हाथ जो एक हाथ को उस पर पड़ जाएगा, तो उसका अभाव तो महसूस होगा, लेकिन उसके अभाव में संपूर्ण शरीर काम करना बंद कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी प्रकार से समाज भी है। समाज की किसी एक संरचना के नष्ट हो जाने से संपूर्ण समाज काम करना बंद नहीं करेगा, लेकिन उसके अभाव में उसकी कमी ज़रूर होगी। और जब कमी होगी तो उसके हिस्से का काम दूसरे भाग को करना पड़ेगा, दूसरी इकाई को करना पड़ेगा, दूसरी संरचना को करना पड़ेगा, तो और उसकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। तो इस तरह से इन्होंने जो मैलिनोवस्की ने इसका सिर्फ बताया था सिद्धांत, लेकिन उसको जो संशोधन मर्टन ने किया है। और मैलिनोवस्की एवं ब्राउन ने इसके 3 तत्व दिए थे और मर्टन ने इसका संशोधन किया है। और उन्होंने मैलिनोवस्की और ब्राउन ने 3 बताए तत्व। प्रकार्यात्मक एकता, इसने बताया सभी अंग मिलजुल कर कार्य करते हैं। और दूसरा प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता, इसमें इन्होंने प्रकार समाज के लिए अपरिहार्य है ये बताया। और प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता, सभी समाजों में विद्यमान होते हैं। ये 3 बताए इन्होंने। और जो मर्टन है इनको पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, उनको मतलब इनके एवरेज में ऑप्शन को भी बताया है कि सिर्फ यही नहीं है, इनके अलावा भी कुछ ऑप्शन है जिनसे हम काम करवा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो प्रकारवाद का सिद्धांत था उस सिद्धांत को देखा। और
अब हम लोग जो इनका तीसरी थ्योरी है पैराडाइम, ये थ्योरी को देखते हैं। इसमें यह एक प्रकार की अध्ययन विधि है और इसके माध्यम से दुनिया के किसी भी समाज का अध्ययन किया जा सकता है। और यह सांचा प्रारूप एक प्रकार का सांचा प्रारूप है जिसके माध्यम से किसी घटना कार्य का अध्ययन कर सकते हैं। मतलब यह एक प्रकार की अध्ययन विधि है, या सांचा है, या प्रारूप है जिसके माध्यम से हम दुनिया के किसी भी समाज का अध्ययन कर सकते हैं, किसी भी कार्य का अध्ययन कर सकते हैं, किसी भी घटना का अध्ययन कर सकते हैं। और इसमें जो पद बताए गए हैं यह आइटम 11 है। हम 11 में से ना एक भी कम कर सकते हैं और ना एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। ये फिक्स है, ना ये कम होगी ना ये ज़्यादा होगी। और यहाँ पर हम इनके कुछ तीन मदों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 3 पद। जो पहला पद है प्रकारों की पहचान करना। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम प्रकारों की पहचान करेंगे कि समाज में उनकी क्या पहचान है, उन्हें हम कैसे पहचानें। और दूसरा है अध्ययन से संबंधित उद्देश्य या प्रेरणाएं, मतलब उनसे संबंधित उनके उद्देश्यों को देखेंगे, उनके प्रेरणाओं को देखेंगे। और जो तीसरा है मद के प्रकार किस भांति व्यवस्था को बनाए रखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। तो और इसके भी हम लोग कई पढ़ेंगे। तीसरे के प्रकार, तीसरे के अंतर्गत आएंगे प्रकार के प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार, दुष्कार्य और आकार्य, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रकार क्या होता है। प्रकार जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखती है, उनके अनुकूल कार्य करती है। मतलब जो समाज में किसी व्यवस्था को बनाए रखती है कि हाँ समाज को हानि ना हो, समाज की व्यवस्था सही ढंग से कार्य करे और उनके अनुकूल कार्य करती है, तो वो प्रकार्य हो गया, वो अच्छा कार्य हो गया। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग प्रकट प्रकार को देखते हैं। प्रकट प्रकार जब कर्ता सचेतन परिणामों को जानते हुए कार्य करे, मतलब कर्ता जानता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो इसका परिणाम यही आएगा, तब वो प्रकट प्रकार है। और अचेतन प्रकट प्रकार जब कर्ता अचेतन परिणामों से अनभिज्ञ रहता है, मतलब वो नहीं जानता है कि इसका अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या परिणाम होगा, अच्छा होगा, समाज के लिए लाभकारी होगा या हानिकारक होगा, उन सबको नहीं जानता, लेकिन वो कार्य किया जाता है, तो वो अप्रकट प्रकार होगा। और हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में आकार्य देखेंगे। आकार्य मतलब वह गतिविधि जिसके होने न होने से व्यवस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, पर्सन है, तो वह अपने वो कमाने लगा है, जैसे कि है ना, तो वो कमा रहा है उसके अपने परिवार के लिए होगा, लेकिन समाज के लिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कमाए बैठा रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो इंडिविजुअल उसका हो गया। अगर वही कोई कार्य करता है, समाज सेवक के रूप में कार्य करता है, तो हाँ वो हो जाएगा, उसका प्रकट प्रकार में हो जाएगा, कार्य में हो जाएगा, प्रकार में हो जाएगा। तो अब हम लोग उसके दुष्कार्य को देखते हैं। दुष्कार्य का मतलब कोई कार्य किसी के लिए सकारात्मक हो सकता है तो किसी दूसरे के लिए नकारात्मक हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग धर्म को देखते हैं। धर्म एक वह कार्य है, लोग धर्म के नाम पर ही दंगे जोड़ने का कार्य करता है कि हम हिंदू धर्म के, हम मुस्लिम धर्म के हैं, सिख धर्म के, ईसाई धर्म के, जैन है, पारसी, बुद्धिज्म, ये एक और धर्म जो है वो जोड़ने का तो कार्य करता है। लेकिन वहीं पर लोग धर्म के नाम पर दंगे करते हैं कि हमें, जैसे कि हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा चलता है कि हिंदू का मंदिर बनना चाहिए, वो कहते हैं मस्जिद, जैसे वो आया था अयोध्या मंदिर का, अयोध्या वाला, वहाँ पर वो कहते थे वहाँ पर किसी की बाबरी मस्जिद है, वहाँ पर वो कह रहे रामलला का मंदिर है। तो वहाँ पर ये धर्म के नाम पर ही लोग धर्म एक प्रकार से जोड़ने का कार्य करे तो वहीं तोड़ने का भी कार्य करता है। और इसी पेच में हम लोग देखते हैं। और पहले विचारकों ने प्रकारात्मक एकता की बात कही थी, वहीं पर मर्टन ने इसको नकार दिया। मतलब जो पहले विचारक थे उन्होंने कहा धर्म एकता की बात करते हैं, लेकिन मर्टन ने इसको नकार दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि हर चीज़ हर किसी के लिए सही जरूरी नहीं, किसी एक के लिए उसका परिणाम अच्छा हो सकता है तो किसी दूसरे के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। और ये अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं। तीसरे में ये बताया गया प्रक्रियात्मक विकल्प। इसके अंतर्गत समाज में उपलब्ध वैकल्पिक
संरचनाएं जो सामाजिक व्यवस्था के उस विशिष्ट कार्य को पूरा कर सकती हैं। मतलब इसमें बताया गया है जो पूरा कर सकती हैं। समाज में कुछ उपलब्ध वैकल्पिक संरचनाएं हैं जो सामाजिक व्यवस्था के उस विशिष्ट कार्य को पूरा कर सकती हैं, जैसे परिधान, भोजन, चढ़ावा। और मतलब से एग्जाम्पल अगर इसका ले तो मंदिर में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हम लड्डू चढ़ा सकते हैं, पेड़े चढ़ा सकते हैं या मिठाई चढ़ा सकते हैं। और फूल में हम किसी का भी फूल चढ़ा सकते हैं और कोई भी अगरबत्ती सुलगा सकते हैं, कोई भी धूप चढ़ा सकते हैं। तो ये हमें एक ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने उनका जो सिद्धांत था ये पैराडाइम वाला है। पैराडाइम के कुछ हम लोगों ने मदों को पढ़ा है, यहाँ पर 11 थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ 3 मदों के बारे में पढ़ा, 3 पदों के बारे में पढ़ा। और अगर आप लोग को इसके पूरे चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। और यहाँ पर हम लोग मध्यवर्ती सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। मध्यवर्ती सीमा का सिद्धांत, इस सिद्धांत को मार्टिन ने दिया था और यह एक और वृहद सिद्धांत है। सार्वभौमिक स्तर की जो बीच एक तरफ सार्वभौमिक स्तर है जो वृहद स्तर है, दूसरा अति सीमित स्तर है जो लघु सीमित है। तो इन दोनों के बीच में जो खाई है उसको पाटने के लिए एक मध्य स्तरीय सीमा का सिद्धांत लाया जाएगा। जैसे एक और समंदर है और दूसरी एक छोटा सा कुआं है, इन दोनों के डिफरेंस को पाटने के लिए एक ऐसा मीडियम तालाब लाया जाए कि जिसमें सब लोग एडजस्ट हो सके और कोई बचा भी ना रहे, तो ऐसा होगा। और इसका अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तो वो मर्टन का दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत, मतलब लघु और वृहद और लघु सिद्धांतों के बीच स्थित खाई को पाटने का काम करता है। दुर्खीम ने जब इस सिद्धांत को दिया था, आत्महत्या के सिद्धांत को, वो किसी एक केस पर बेस उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने 16,000 केसेस को लिया था। और जो लोग 16,000 लोगों ने सुसाइड किया था उनके कार्डों को जाना और हर पुलिस स्टेशंस में गए, हॉस्पिटल्स में गए और लोगों से मिले, लोगों के घर वालों से मिले। तो उस बेस पर उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था कि उन्होंने जाना कि समाज में ऐसी क्या कंडीशन हुई कि लोग मतलब उन्होंने सुसाइड क्यों किया है। तो इन सब के आधार पर इन्होंने ये सिद्धांत है और ये सिद्धांत बिल्कुल परफेक्ट बैठता है मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत का। तो ये इनका एक छोटा सा सिद्धांत है और अगर आप लोगों को डिटेल में चाहिए तो मैं हर एक थ्योरी का डिटेल वीडियो भी लेकर के आऊँगी। और अब हम लोग देखते हैं संदर्भ समूह के सिद्धांत को। यह एक सापेक्षिक वंचन तुलना के आधार पर करते हैं। इसकी सबसे पहले थ्योरी 1942 में हर्बर्ट हाइमन ने दी थी, जो उनका लेख था द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में उन्होंने बताया था। और बाद में सैमुअलसन ए स्टॉफर ने 1950 में दिया था, जो उनका लेख था द अमेरिकन सोल्जर्स में दिया था। और सापेक्षिक वंचन के आधार पर संदर्भ समूह का वर्णन किया सैमुअलसन ए स्टॉफर ने। और उनसे प्रभावित होकर के, मतलब सैमुअलसन ए स्टॉफर से प्रभावित होकर के मर्टन ने तब अपना सिद्धांत दिया था 1965 में। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में व्यापक रूप से बताया है इस सिद्धांत को। और वो बताते हैं कि इसकी परिभाषा देते हैं, संदर्भ समूह वह होता है जिसमें व्यक्ति उस समूह का सदस्य तो नहीं होता है लेकिन सदस्य बनने की आकांक्षा करता है। मतलब उसका समूह सदस्य तो नहीं है लेकिन बनने की इच्छा है कि उसका भी सदस्य बन जाए। अगर सबसे अच्छा एग्जांपल देखें तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ देखते हैं, क्योंकि जैसे कोई मेंबर है किसी दूसरी पार्टी का है और वो किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो उसका सदस्य तो नहीं लेकिन बनना चाहता है। तो यहाँ पर एक उसकी आकांक्षा, इच्छा, लालसा को बताया जाता है। और अगर हम देखें संदर्भ व्यक्ति का होता है, संदर्भ व्यक्ति होता है जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं। मतलब जैसे हमारे जो रोल मॉडल हो गए, आदर्श हो गए, उनके जैसा हम बनना चाहते हो, हमारे लिए एक संदर्भ व्यक्ति हो गए। अगर इसके प्रकार की बात की जाए तो सदस्यता मूलक मतलब जो सदस्य हम बनना चाहते थे तो उनके हम सदस्य बन चुके हैं। और गैर सदस्यता मूलक की बात की जाए तो सदस्य नहीं बन पाता है, मतलब इच्छा है, बनना चाहता है और लेकिन सदस्य नहीं बन पाया। और यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक में ये बताया गया है कि मतलब बनना चाहते हैं, मतलब उनके जैसा हम बनना चाहते हैं, नकारात्मक बनना नहीं चाहते हैं। दोनों में, इन चारों में डिफरेंस बहुत है। सदस्यता मूलक मतलब बन जाता है और सकारात्मक बनना चाहते हैं।
मतलब सदस्यता मूलक, सदस्यता मतलब नाम की पता चलता है कि हम बन गए हैं और यहाँ पर चाहते हैं सकारात्मक में, और गैर सदस्यता मूलक सदस्य नहीं बना है और यहाँ पर बनना ही नहीं चाहते हैं। इन चारों का जो डिफरेंस है आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। तो ये रहा संदर्भ समूह का थ्योरी। तो इस तरह से हम लोगों ने आर के मैटन को जाना और आर के मैटन के गुरु कौन थे, और उनके सहयोगी कौन थे, इन्होंने अपना शोध कार्य कहाँ से किया और अध्यापन कार्य कहाँ से किया, और जो उनके गुरु थे उनके सिद्धांत को इन्होंने नकार दिया और उनके परिपेक्ष संपेक्ष में अपना, इनके एवरेज में उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया। ये आर के मैटन के बारे में था। और अब हम लोग उनकी जो सिद्धांत था उनका, विचलन, विसंगत, एनोमी, विसमानता, प्रतिमानहीनता, इस सिद्धांत को भी हम लोगों ने देखा। ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में है कि आप लोग को बस टॉपिक समझ में आए कि टॉपिक में क्या है। और इसकी हमने सबसे पहले दी थी अवधारणा, और उसके बाद में मैटन ने इसकी विस्तृत व्याख्या की थी, और इस सिद्धांत को भी हम लोगों ने देखा और इसके 2 आधारभूत सिद्धांत भी बताएं और उनके 5 दशाएं भी बताई। और हम लोगों ने प्रकारवाद के भी टॉपिक को पढ़ा या थ्योरी को पढ़ा। सबसे पहले इसकी अवधारणा मैलिनोवस्की और ब्राउन ने दी थी, और इसका संशोधन बाद में मैटन ने किया था कि मतलब क्या होता है साव्य और समाज के जो बीच में आपस में तुलना होती है, वो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। और जो ब्राउन ने दिया था, ब्राउन और मैलिनोवस्की ने 3 मतलब जो थ्योरी तत्व बताए थे उनको भी संशोधित रूप भी बताया था मैटन ने। और हम लोगों ने पैराडाइम को भी पढ़ा है कि यह एक सांचा है, प्रारूप है या अध्ययन विधि है, और इसमें जो 11 पद बताए गए हैं, यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ 3 पदों का देखा है। और इसको अगर आप लोगों को डिटेल में चाहिए तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी, तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और फिर हम लोगों ने प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार, आकार, दुष्कार, प्रकारात्मक विकल्प, इन सबको हम लोगों ने देखा। और धर्म के एग्जाम्पल को हम लोगों ने अच्छे से समझने की कोशिश की कि धर्म एक को जोड़ने का कार्य करता, तो वहीं दूसरी ओर धर्म के नाम पर दंगे फसाद होते हैं, उनको मतलब धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ने का भी कार्य किया जाता है। और हम लोगों ने मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत को भी पढ़ा, और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल था दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत, इसको भी हम लोगों ने अच्छे से समझा इसके थ्रू कि क्या होता है। और लास्ट में हम लोगों ने जो संदर्भ समूह था, संदर्भ समूह के सिद्धांत को पढ़ा। पहले किसने दिया था और बाद में सैमुअल्सन ने दिया था, और उनसे प्रभावित होकर के मैटन ने अपनी जो उनकी बुक थी उसमें उन्होंने अच्छे से दिया है। और फिर इसकी परिभाषा को देखा, संदर्भ समूह व्यक्ति उसको देखा, और इनकी प्रकारों को भी देखा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये ज़रूर समझ में आया होगा कि क्या होता है